हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो हाल ही में तुम्हें पता लग गया होगा, हाल ही में क्या पहले पता लग गया होगा कि तुम्हारा पोएट्री का पेपर करीब 7 तारीख के आसपास में पड़ा हुआ है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस करा दीजिए तो आसानी हो जाती, मदद हो जाती। तो ठीक है, लो आ गया हूँ मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस के साथ। कैसे इन्हें डील करना है, कैसे रीड करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मार्क्स मिलेंगे और किस तरह से लिखोगे तो काम बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इसको पूछा जाता है। द टॉपिक इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे हमें बात करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें मैं चीज़ें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। द सोल्यूशन इज बाय प्रखर त्रिपाठी विच इज ऑब्वियसली मी, एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011। आके फॉलो कर सकते हो। दैट इज अ प्राइवेट अकाउंट, एक्चुअली तुम्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। द चैनल यू आर वाचिंग इज स्टडी विद प्रखर, और टेलीग्राम द लेट ओएसिस करके एक मैंने ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे तुम आके फॉलो कर सकते हो हमें। वो चैनल है एक्चुअली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी रख दूंगा। वहाँ पे तुम्हें मिलेगा क्या, वहाँ पे तुम्हें ड्रामा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहाँ पे तुम्हें उसके क्या कहते हैं फिक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनसे तुम्हारा काम लगभग लगभग बन जाएगा। पोएट्री के नोट्स फ्री हैं, ड्रामा और फिक्शन के आंसर्स खरीदने हैं तो 99 रुपीज़ का ड्रामा है, 99 रुपीज़ का फिक्शन है, खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अभी के लिए। तो पेपर मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा सबसे पहले तो, और मैं यहाँ से रुको जूम इन कर देता हूँ ताकि तुम्हें जो पहला सवाल है वो बेहतरीन तरीके से दिखे, ताकि कोई शिकायत ना है मेरे पास कि हमें तो भाई पेपर ही नहीं दिखा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस बिगिन। चूज वन वर्स एंड प्रोज पैसेज फ्रॉम द गिवन पैसेजेस टू ऑफर क्रिटिकल कमेंट, यानी वही क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है, बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रिसिएशन करना है, प्रैक्टिकल एनालिसिस करना है। और ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो तुम्हारे, अगर मैं याद करूं तो 1929 में एक किताब आई थी और उसको लिखने वाले आई ए रिचर्ड्स थे। आई ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की एक बाला दी थी, जो कि आज तुम्हें परेशान कर रही है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कमेंट ऑन लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर कमेंट करो, थॉट्स के ऊपर कमेंट करो, कंटेंट देयर इन, यानी कि इस पोम में बेसिकली जितनी भी चीज है, ये जो वर्स है, वर्स यानी वही पोएट्री का जो वर्स है, उसकी चीजों पे कमेंट करो। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट सीक्रेट मिनिस्ट्री unhelped by any wind. The owlet's cry came loud and hark again, loud as before. The inmates of my cottage, all at rest, have left me. इसको मैं अंडरलाइन कर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रुको, अच्छा कर ही देता हूँ, तुम्हें आसानी होगी। Have left me to the solitude which suits abster musing, save that at my side my cradle infant slumbers peacefully. This calm indeed, so calm that is disturbed and vexes meditation with its strange and extreme silentness. तो वी आर गोइंग टू डील विद दिस। ये वाला क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं, इसका हम देखेंगे सॉल्यूशन बाय मी। तो चलो सॉल्यूशन पे स्किप करते हैं, भाग के जाते हैं, जंप करते हैं। तो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप ये रहा, ये मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दिया है। सेम चीज यहाँ लिखी है, क्वेश्चन 1 2023-24 का ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का। ये वाला पेपर मैंने दिया था, ये सेम पेपर मैंने दिया था अपने टाइम पे। उस टाइम पे मैं इतना अच्छा आंसर तो नहीं लिख पाया था कि, बट बाय द टाइम आई हैव इम्प्रूव्ड। तो वर्स्ट पैसेज है ये। अच्छा, तुमको मैं इसका सोर्स बता देता हूँ। फ्रॉम सैमुअल टेलर कॉलेरिज की एक जो पोम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट का ये वर्स है। अच्छा, ये तो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, या तो तुमने बहुत पढ़ाई कर रखी हो नेट लेवल की, या नेट JRF या SRF लेवल की, स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तुमने पढ़ाई की हो, तो निकल निकल जाएगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये ऑप्शनल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑप्शनल, अगर आता है तो लिखना, नहीं आता तो मत लिखना। और सही बताऊं, किसी को नहीं आता होगा इसलिए इसको काट देते हैं, लेकिन मेरा काम था सोर्स बताना, मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा पढ़ नहीं रहा हूँ। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे कि कैसे तुम इसको डील करोगे। यहाँ से मैं कैमरा टर्न ऑफ कर ले रहा हूँ, अब देखो सब तुम्हारे हाथ में है। स्टेप्स फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई रिचर्ड्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प। स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे तुम डील करोगे कि तुम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में करोगे क्या। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एनी एनी किसी भी टेक्स्ट पैसेज, किताब, कॉपी, कुछ भी का अगर तुम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने जा रहे हो मेरे दोस्त, तो तुमको कुछ बातें याद रखनी होंगी। पहला तुम्हें याद रखना होगा कि पहली चीज जो तुम बताओगे, हेडिंग दोगे तुम लिटरल मीनिंग का। तो हेडिंग दोगे, जब लिटरल मीनिंग की हेडिंग दोगे तो तुम वहां पे बताओगे कि इन शब्दों को पढ़ के तुम्हें बेसिकली समझ में क्या आ रहा है। यानी तुम पैराफ्रेज करोगे पोइट्री को, तुम नॉर्मल शब्दों में, अपने शब्दों में समरी लिखोगे, करीब करीब 6 से 7 लाइनों में। जितनी लाइन की पोम है उतनी ही लाइनों में लिख देना, लगभग काम चल जाता है। फिर इमेजरी एंड सिंबल्स बताओगे, दूसरी हेडिंग दोगे इमेजरी और सिंबल्स की, किन किन इमेजरी पे बात हो रही है, इमेजरी एंड सिंबल होते क्या है ये भी समझो। मेटाफर बताना, सिंबल बताना, सेंसरी डिटेल, सेंसरी डिटेल समझो कि तुम्हारे आंख, नाक, कान, स्किन या टेस्ट बड्स पे इस कविता को पढ़ने के बाद या उस लिखे हुए काले अक्षर को पढ़ने के बाद कुछ असर पड़ रहा है क्या।
साउंड की बात हो रही है क्या, कोई कोई विजन दिखाई दे रहा है क्या, कोई सीन दिखाई दे रहा है क्या, किसी चीज को टेस्ट करने की बात आई है क्या, कोई सीनरी की बात हुई है क्या, ये सारी चीजों पे तुम डील करोगे, और अगर इन्हें भी तुम बता ले गए तो तुम्हारा दूसरा वाला पॉइंट चेक इन हो गया। फिर नंबर 3 पे टोन एंड एटमॉस्फेयर। टोन का वीडियो मैंने डाल रखा है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की एक मेरे पास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, उसको जाके देख लेना कि टोन कैसे पहचानना है। फिर नंबर 4 पे आता है डिक्शन एंड स्टाइल। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड चॉइस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। तो वर्ड चॉइस तो तुम समझ जाते हो कि कई बार कठिन शब्द हैं। कॉलिक्युलिज्म है, कॉलिक्युलिज्म यानी बोलचाल की भाषा इस्तेमाल की गई है। कठिन शब्द हैं, फॉर्मल शब्द हैं, इनफॉर्मल शब्द हैं, तो ये सब तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देख लेना डिक्शन क्या होता है। डिक्शन में कहो तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बता देना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में कि राइमिंग स्कीम है या नहीं, कौन सा मीटर इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें बताना होगा। और फिर बताना होगा लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर भी एक वीडियो अपलोडेड है, करीब 12 से 15 लिटरेरी डिवाइसेस पे उसमें मैंने बात की है, वो जरा देख लेना। फिर उसके बाद तुम्हें अगला जो नंबर है, जो नंबर 4 के बाद नंबर 5 की चीज है, वो है थीम्स एंड आइडिया। क्या थीम है, क्या आइडिया है, कोर मैसेज क्या है, कोर थीम क्या है, इन सारी चीजों पे बात कर लेना। और नंबर 6 पे है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एसेस करना, एसेस करने का मतलब है बेसिकली कि आकलन करो द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसको मीनिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं, हाउ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इट्स मीनिंग, कि जो बातें तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं क्या वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रही हैं कि नहीं, क्या उनका कोई मतलब है, जो बातें तुम्हारे सामने लिखी गई हैं क्या उनका सच में कोई मतलब है, कि यहाँ पे अजी फर्जी बातें फेंकी गई हैं। इस पे भी तुम कमेंट कर सकते हो। तो दिस इज तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। इनमें से अगर तुमने ईमानदारी से 5 भी अच्छे से कर दिया तो यू विल गेट नियर अबाउट फुल मार्क्स। ठीक है, इतना डिटेल में मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बोलना नहीं चाहिए मुझे, आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी टीचर्स ने भी इतने डिटेल से नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें, टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज। अब देखो तुम्हारा तुम्हारा ये जो सवाल है, 1 मिनट रुको उसको खोलने दो मुझे। अब ये जो तुम्हारा ये सवाल है, इसमें मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या चीजें डील करनी है। पहली चीज पे लिटरल मीनिंग है, तो अब हम लिटरल मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है, व्हाट आर द लिटरल मीनिंग्स इंक्लूडेड इन दिस वर्स। अब देखो लिटरल मीनिंग क्या है, अब मैं क्वेश्चन नहीं खोलूंगा, मैं सारी चीजें हेडिंग्स को डील करता जाऊंगा। लिटरल मीनिंग की बात करें, द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ पीसफुल फ्रॉस्टी नाइट, यानी कि कुछ कोहरे वाली रात है, ठंडी रात है। पीसफुल यानी शांति है, फ्रॉस्टी नाइट है। द फ्रॉस्ट वर्क्स क्वाइटली विदाउट विंड, यानी कि जो फ्रॉस्ट है, कोहरा जो है, वो धीरे धीरे आ रहा है और बिना हवा के आ रहा है। द आउलेट्स क्राई, कहीं से उल्लू के चीखने की या चिल्लाने की आवाज आ रही है, यानी बोलने की आवाज आ रही है। क्राई मतलब यहाँ रोना नहीं, उल्लू रोता नहीं है, उल्लू बोल रहा है। आउलेट्स, आउलेट की आवाज आ रही है। ठीक है, ओकेजनली ब्रेक्स द साइलेंस, यानी कि बीच बीच में जो उल्लू की आवाज आ जा रही है, उससे साइलेंस टूट जा रही है। हाईलाइटिंग द स्टिलनेस ऑफ द लाइट नाइट, यानी कि रात जो है वो रात अभी स्टिल है, बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। द स्पीकर इज लेफ्ट अलोन, यानी कि जिस जो भी ये कहानी या जो भी ये कविता सुना रहा है वो बिल्कुल अकेला है। सराउंडेड बाय द रेस्टफुल स्लंबर ऑफ हिज फैमिली, यानी कि उसके आसपास उसका जो परिवार है वो आराम से सो रहा है, खराटे मार के मस्त चैन की नींद सो रहा है। इंक्लूडिंग हिज इन्फेंट चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा भी सो रहा है, क्योंकि वहां पे क्रेडल की बात हो रही है। क्रेडल मतलब पालना है। एक चीज याद रखना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में तुम्हारी वोकैब्स मैटर करती हैं। अगर इफ यू हैव अ बेटर कमांड ऑन योर वोकैब, तो तुम्हारा काम 50% से ज्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हें मीनिंग्स ही तो पहचाननी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी अगर वोकैब नहीं आती है, तो जो बातें लिखी हैं उनको तुम अपने वर्ड्स में सेम शब्दों का इस्तेमाल करके भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाते हैं। द एक्सट्रीम कामनेस इज सो इंटेंस दैट इट पैराडॉक्सिकली डिस्टर्ब्स हिज थॉट। ये शांति, इतनी ज्यादा शांति हो गई है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पोएट यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम एक वर्ड यूज करोगे, दैट इज पोएटिक पर्सोना। अगर कोई भी किसी भी कविता की बात हो रही होती है, और कविता में अगर कोई भी आदमी बोल रहा है, कोई औरत भी बोल रही है, कोई बच्चा भी बोल रहा है, कोई XYZ आदमी, औरत, कोई भी बच्चा बोल रहा है, और उसके बारे में बात हो रही है, तो तुम उसको पोएटिक पर्सोना कह सकते हो। POETIC, पोएटिक, PERSONA, पर्सोना। कि पोएट्री में कोई आदमी है, पोएट्री में कोई आदमी है जो हमें ये पोएट्री सुना रहा है, वो है। तो ये जो साइलेंस है, नाइट का जो सिनेरियो है, वो इतना ज्यादा शांत है कि वो भद्दा हो चुका है। भद्दा यानी कि इतनी ज्यादा शांति हो चुकी है कि वो डरावनी लग रही है। दैट इज लिटरल मीनिंग। अब नंबर 2 पे मैंने रखा था इमेजरी एंड सिंबल्स। तो क्या इमेजरी इन्वॉल्व हुई है, क्या सिंबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, चलो देखते हैं। द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स a secret ministry. Personification of Frost as a silent minister evokes the mysterious and divine aspects of nature. अब ये देखो, फ्रॉस्ट पे अंडरलाइन कर लो, सीक्रेट मिनिस्ट्री पे अंडरलाइन कर लो। अब देखो यहाँ पे इमेजरी एंड सिंबल में ना ध्यान से देखना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कहीं पे भी आंसर की नहीं आती है। आंसर की का मतलब समझो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की कोई आंसर की नहीं होती, बाकी के आंसर्स में
कहीं ना कहीं तुम्हारे जो टीचर्स होते हैं या कॉपी चेकर होते हैं उनके दिमाग में होता है कि ये बातें लिखी मिलेंगी तो ये नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में ये तुम्हारा दिमाग है कि हाउ यू आर अप्रोचिंग टू द टेक्स्ट। तो तुम छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ के चलना, छोटे छोटे वर्ड्स, मैंने यहाँ पे फ्रॉस्ट पकड़ लिया, सीक्रेट मिनिस्ट्री पकड़ ली, तुम कुछ भी पकड़ सकते हो, परफॉर्म को भी पकड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रॉस्ट यानी कि फ्रॉस्ट को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि फ्रॉस्ट यानी कोहरा क्या परफॉर्म करेगा, कोहरा आता है चला जाता है, कुछ परफॉर्म तो करता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कविता थी तो इसमें कुछ चीजों के ऊपर सवालात उठाए गए हैं और वही हमें देखना है। एज अ साइलेंट मिनिस्टर रिवोक्स द मिस्टीरियस, कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, क्योंकि फ्रॉस्ट यानी जब धुंध होती है तो कोहरा हो जाता है, कोहरा यानी कि चीजें क्लियरली विजिबल नहीं है, और अगर कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता तो उसको हम पोएट्री की लैंग्वेज में या लिटरेचर की लैंग्वेज में मिस्टीरियस बोल सकते हैं। एंड डिवाइन एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर यानी कि कहीं ना कहीं हमें नेचर की तरफ इशारा करता है। ये मेरा सोचना है, तुम्हारा कुछ और सोचना हो सकता है, क्या पता कोई और आ रहा हो, है ना। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इसमें तुम कहीं कुछ कुछ भी लिख सकते हो, हाँ, लेकिन रेजोनेट करना चाहिए। आउलेट्स क्राई यानी कि वो जो उल्लू की आवाज है, उल्लू की आवाज क्या सिंबलाइज करता है, प्रेजेंस ऑफ नेचर यानी कि कुछ नेचर का कोई एलिमेंट है जो कि एक चिड़िया है, और साइकिल ऑफ लाइफ दिखाती है, क्योंकि उल्लू बीच बीच में बोलता है ना, उल्लू बोलता है फिर साइलेंस ब्रेक हो जाती है, फिर शांत रहता है, फिर बोलता है, फिर साइलेंस ब्रेक हो जाती है, यानी एक साइकिल चल रही है, रेपिटेटिव साइकिल चल रही है। क्रेडल इन्फैंट स्लम्बर्स पीसफुली, क्रेडल का मतलब पालना होता है, इन्फैंट मतलब बच्चा होता है, स्लम्बर मतलब सो रहा है, पीसफुली यानी शांति से। अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति ही होता है, काम स्टेट, यानी कि एक जो बच्चा है वो आराम से शांति से सो रहा है, उससे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। एक्सट्रीम साइलेंटनेस है, या फिर ये कह लो कि एक्सट्रीम साइलेंस है। हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनर थॉट्स एंड एक्सटर्नल काम। थोड़ा टेक्निकल है, ये मेरा अप्रोच है इसलिए मैंने इसको कैपिटल कर दिया है। बहुत ज्यादा शांति होने का मतलब ये समझो कि तुम्हारी इवन यू कैन लिसन टू योर हार्ट बीट, तुम्हारी हार्ट बीट तुमको सुनाई दे रही है। अब इसका मतलब ये है कि यू कैन लिसन टू योर इनर थॉट्स एज वेल एज यू कैन कंपेयर टू द एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो तुम बाहर की चीजों को भी देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो, तो मतलब तुमको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला है। फिर बात करते हैं टोन एंड एटमॉस्फेयर की। द टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड सेरीन। अब रिफ्लेक्टिव टोन का मतलब अगर मैं तुम्हें बता दूं तो प्रोवाइडिंग अ रिफ्लेक्शन, यानी कि आसपास की जो वातावरण है उसका महज ब्यौरा दिया है। ये जो तुम्हारा वर्स आया है ये महज ब्यौरा है आसपास की चीजों का। विथ एन अंडरलाइंग सेंस ऑफ ऑ, यानी कि इसमें कह सकते हो कि एक अचंभा, और मतलब कि किसी चीज के प्रति तुम अट्रैक्टेड हो, तो मतलब कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगी है, यानी कि आसपास का जो वातावरण है बहुत सीरीन है। सीरीन मतलब अगर सीरीन की भी बात करूं तो काम है, कंपोज्ड है, और जिसके कारण तुम उससे आकर्षित फील कर रहे हो। द स्टिलनेस क्रिएट्स अ कंटेम्पलेटिव मूड अलाउइंग द स्पीकर डीपर थॉट्स टू सरफेस, यानी इतनी ज्यादा शांति है कि एक इंसान अपने आप से मुलाकात कर रहा है और अपने बारे में सोच सकता है। हाउएवर द फ्रेज वेक्सेस मेडिटेशन। अब ये देखो, वेक्सेस मेडिटेशन की अगर बात करूं तो वेक्सेस मतलब कि गुस्सा होता है, और मेडिटेशन मतलब, अब तुम जानते हो ध्यान पूजा, ध्यान वगैरह करना, तो एंगर पे कोई ध्यान लगा रहा है। सजेस्ट अ सटल टेंशन एज द साइलेंस बिकम्स ओवरवेलमिंग, यानी कि इतनी ज्यादा शांति हो गई है कि अब वो जो शांति है वो भद्दी लग रही है। डिक्शन स्टाइल के बारे में बात करें, द यूज ऑफ सीक्रेट मिनिस्ट्री कन्वेज मिस्टिकल पावर ऑफ नेचर, यानी कि इस तरह के वर्ड्स के इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी मिस्टिसिज्म की बात कर रहा है, बियॉन्ड ह्यूमन रीच की बात कर रहा है। सीक्रेट मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमंस की औकात के बाहर की चीज, यानी कि इसीलिए कह सकते हो कि मिस्टिकल पावर की बात कर रहा है। एलिटरेशन है, साइलेंटनेस, स्लम्बर्स, है ना, ये सब लिरिकल क्वालिटी को एनहांस करते हैं। द रिदमिक अनराइम्ड यानी राइम नहीं है, रिदम रिदम है लेकिन राइम नहीं है। और ये मेडिटेटिव फ्लो है, यानी आराम से चीजें चल रही हैं, बोल के पढ़ के जब मन में गुनगुना लेना, जरा लाइंस को बोल के देख लेना। अगर गाने लायक है तो रिदमिक है, और अगर राइमिंग स्कीम मिल जा रही है तो रिदम भी, राइम भी है, ये सारी चीजें बता लेना। फिर उसके बाद थीम्स एंड आइडिया की बात करो तो नेचर के इन्फ्लुएंस के ऊपर बात होती है, कैसे होती है हमने बात कर ली है। रोमांटिक बिलीफ के ऊपर बात हो रही है। रोमांटिक बिलीफ क्या था कि बिलीव द नेचर स्पिरिचुअल एंड रिफ्लेक्टिव पावर, क्योंकि वो सीक्रेट मिनिस्ट्री की बात हो गई। सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि वो जो स्पीकर है तुम्हारा पोएट्री में, वो अकेला है, वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, क्यों, क्योंकि शांति बहुत ज्यादा है, और इस वजह से वो देख पा रहा है कि उसके मन के विचार और बाहर के विचारों में क्या अंतर आ रहा है। काम एंड डिस्टर्बेंस, द पैराडॉक्स ऑफ कामनेस कॉजिंग मेंटल डिस्टर्बेंस, एम्फसाइजिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल सेरेनिटी एंड इनर थॉट्स। देखो, काम एंड डिस्टर्बेंस यानी कि वो जो शांति है वही वही कामनेस भी ला रही है, यानी शांति ला रही है, और वो जो डिस्टर्बेंस है, बाहर का जो डिस्टर्बेंस है, वो ये चिड़ई यानी कि उल्लू की जो आवाज है, बेसिकली गांव में हमारे यहाँ चिड़िया को चिड़ई बोल देते हैं, तो मेरे मुंह से भी निकल गया। तो वो जो चिड़िया की आवाज है, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो यानी कि वो जो स्पीकर है उसको तो ये बहुत भुतहा सा लग रहा है। भुतहा यानी कि बहुत भयावह लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है कि शांति बहुत ज्यादा है, उसमें एक उल्लू चिल्ला रहा है और उसकी आवाज बार बार आ रही है, तो ये सारी चीजें हैं।
थीम्स एंड आइडियाज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग प्रखर त्रिपाठी स्टडी विद प्रखर, तुमने देख लिया है। टेलीग्राम चैनल है द लिट ओएसिस, वहाँ पे तुमको ये क्या कहते हैं, ड्रामा और फिक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि 100% आएगा ही आएगा, लिख के दे सकता हूँ आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। मान लो टेलीग्राम चैनल नहीं मिले तो यहाँ टेक्स्ट कर देना, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आधे से ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे करीब करीब 50 लाइक्स कर देना, दबा के शेयर करना, ताकि तुम्हारे सारे दोस्तों तक पहुँच जाए और सबका काम आसान हो जाए। लॉन्ग लिव द टीचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, बेस्ट ऑफ लक।